नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं रवीश कुमार के बागी तेवर की। जी हाँ, हाल ही में रवीश कुमार की एक फिल्म लंदन और न्यूयॉर्क में रिलीज हुई है। वो फिल्म पूरी तौर पे रवीश कुमार की पत्रकारिता पर बनी हुई है। शुरुआती दौर में संघ और हिंदूवादी जो संगठन हैं, लंदन और न्यूयॉर्क में ये माहौल बनाने की कोशिश की कि ये मोदी के खिलाफ कुछ लेकर आ रहा है और निशाने पर भारत। लेकिन जब लोग फिल्म देखने थिएटर में पहुंचे तो लंदन में एक साथ दर्जनों थिएटर में सिनेमा रिलीज हुआ और एक सप्ताह के लिए रिलीज हुआ, 2 सप्ताह तक कंटिन्यू चलता रहा। और फिल्म देखने वाले भारतीय से ज़्यादा स्थानीय नागरिक थे। और जब सवाल जवाब का सेशन होता था तो रवीश कुमार कहते थे कि अगर डेमोक्रेसी का हश्र अगर देखना है मीडिया की वजह से तो आप इंडिया आ जाइए। उन्होंने हर समापन के बाद जो बातें कह रहे थे, लोगों को लगा कि मोदी के बारे में बोलेंगे कि भाई मोदी देश को बर्बाद कर रहा है, मोदी के वजह से लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में है, मोदी के वजह से अल्पसंख्यक स्थिति बहुत खराब हो गई है, दलित संकट में है, जो राहुल गांधी कह के आए थे। नहीं, इसके ठीक उलट इस विषय पर रवीश ने कुछ बोला ही नहीं। ठीक इसके उलट रवीश कुमार ने कहा कि देखिए, भारतीय लोकतंत्र में गोदी मीडिया की वजह से क्या नुकसान हुआ है, किस तरीके से देश को जलाने की साजिश सुबह से लेकर रात तक गोदी मीडिया के द्वारा किया जाता है, किस तरीके से नफरत फैलाया जाता है गोदी मीडिया के द्वारा, किस तरीके से लोगों के अंदर भावना भड़काया जाता है, जानबूझकर ऐसी खबरों को तवज्जो दिया जाता है ताकि 2 समुदाय के बीच विवाद हो। अगर विवाद हुआ तो फिर इस तरीके से खबरें दिखाई जाती हैं कि वो विवाद और तेज हो जाए। कई उदाहरणों के साथ वो इन बातों को मजबूती से रखते रहे और अंत में वो कहते थे कि मुझे चांद पे भी जाना, मैं चांद पर भी गया तो वहाँ से भी सूर्य को कहूँगा कि ये गोदी मीडिया वाले ने किस तरीके से लोकतंत्र को बर्बाद किया है। मतलब हम चांद पर भी जाएंगे तो सूर्य को कहेंगे कि ये गोदी मीडिया ने क्या किया है इस देश को। इसलिए आप लोग, क्योंकि ये खतरा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये खतरा आपके लोकतांत्रिक कंट्री में भी आने वाला है। क्योंकि ये रोग, या यूँ कहें कि जो चीज़ें फैलाई है मीडिया के सहारे मोदी ने, आपके देश के राष्ट्राध्यक्ष भी आने वाले समय में उस विधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सचेत हो जाइए। स्वतंत्र मीडिया नहीं रहा तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया। और लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया नहीं है तो आप समझ जाइए आपकी आज़ादी गई। इस स्तर पर उन्होंने दुनिया के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि मीडिया इंडिया में किस तरीके से बिक गया है, किस तरीके से सरकार की चिरोरी कर रहा है, किस तरीके से इंडिया को जलाने में मीडिया भागीदार है, किस तरीके से इंडिया जले और जलते रहे इसके लिए मीडिया रोज़ाना सुबह किस अंदाज में खबर चलाती है। ये सारी चीज़ों को वो मजबूती से रखते रहे फिल्म के समापन के बाद। और अब हम इसलिए कहें कि बगावत पर उतर आया है वो। अब इससे ये 2 कदम आगे बढ़ गए। पहले गोदी मीडिया में लोग करते थे, अब जो गोदी मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हैं, और ख़ास करके ऐसे पत्रकार जो सुबह से शाम जब कभी भी अपने शो में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ नफ़रत फैलाने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान 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 करते रहते हैं कि ये दंगाई है। इस तरीके के जो एंकर हैं, अब रवीश कुमार उसको लेकर सीधा हमला बोलना शुरू कर दिया है। और उन्होंने मुकेश अंबानी से कहा है कि आपके चैनल का 2 एंकर जो नफ़रत फैला रहा है, कल तक आग आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर था, लेकिन कल आग आपके कंपनी के सामने पहुंच गया है। गुड़गांव में अडानी अंबानी की कंपनी है और जो आग फैला है उस आग की लपट अब उनके कंपनी के आसपास भी मंडराने लगा है। तो ऐसे में ज़रा सोचिए, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए। आप चैनल के सहारे जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, नफ़रत के आग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं,
वो आग किसी दिन आपके घर में भी प्रवेश कर जाएगा। आपके बच्चे, आपके पोते पोतियाँ जिस तरीके से ये नफ़रत फैलाने वाली बात करते हैं, कहीं वो देख लिए तो उनके अंदर भी एक नफ़रत का भाव पैदा लेगा। मतलब रवीश कुमार अब ऐसे एंकर को सीधा टारगेट लेने का मन बना लिया है। ये कल इस ट्वीट के सहारे उन्होंने संदेश दे दिया है, और उस ट्वीट का असर ये हुआ कि कल पूरे दिन वो दोनों एंकर ट्रॉल होते रहे, और सवाल होता रहा कि तुम्हारे घर में परिवार के लोग नहीं देखते हैं तुमको, तुम ये नफ़रत फैलाकर तुम बच जाओगे, उस नफ़रत की आग तो कभी तुम्हारे चूल्हा पर भी पहुंचेगा। और इस ट्वीट का प्रभाव ये हुआ है, रवीश कुमार के सवाल जवाब का प्रभाव ये हुआ है कि अब इस तरीके के मालिक, जिनको चैनल सिर्फ इसलिए चलाते थे कि मोदी को मदद करते रहना है, मोदी के साथ खड़े रहना है, वो अब मनन करने लगे हैं कि भाई मोदी का साथ खड़े रहने का ये मतलब तो नहीं है कि हम जो बिटवीन द लाइन वाली जो बात हम करके लोगों को कहे थे कि आप इस तरीके से आप चैनल को चलाएं, उसको तो नहीं इन लोगों ने पार कर दिया। तो अब ऐसे जितने दंगाई पत्रकार हैं, मतलब एंकर हैं, उन पर अब मालिक की टेढ़ी नज़र होने लगी है। और गुड़गांव की घटना के बाद खबर ये आ रही है कि इस तरीके के जितने एंकर हैं उन एंकरों पर अब विशेष तौर पर निगरानी होगी, और किसी भी दिन ऐसे एंकर की छुट्टी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब मालिक लोग समझने लगे हैं कि हमने 2014 से लेकर 2023 तक जिस तरीके से चैनल चलाने की छूट अब संपादकों को और प्रबंधकों को दिया, उसने देश में क्या किया है। अब वो समझने लगे हैं कि देश में इन लोगों ने नफ़रत की जो बीज बोया है वो अब अंकुरित होने लगा है, और उस अंकुरित बीज का प्रभाव अब हमारे ऊपर भी पड़ने वाला है। ये महसूस ये लोग भी करने लगे। एक जगह पता चला ही होगा जी न्यूज़ में क्या हुआ है, एक कोई फिल्म का हीरो है, उसको एंकरिंग अब कराया जा रहा है। तब इसी तरीके की चीज़ें अब चलेंगी। लेकिन इन सब से इतर जो बड़ी बात है, जिन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है, वो बात ये है कि चैनल जिस तरीके से नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, क्या वो अब फील्ड में घूमने की स्थिति में है। कल चित्रा त्रिपाठी के साथ क्या हुआ, गई थी गुरुग्राम, भागना पड़ा, जान बचा के भागना पड़ा। अंजना अम कश्यप आई थी पटना सरकार के गठन के दौरान, पुलिस सुरक्षा में किसी तरीके से बच के वो मुख्यमंत्री आवास में के पीछे खड़ी अंदर घुस गई। पत्रकार का ये क्या है, ये पत्रकार का कभी नहीं रहा है। अरे हमें 47 और बॉडीगार्ड मिला है, या हमें बुलेट प्रूफ जैकेट मिला है। अरे हमारे पास जनता का भरोसा, विश्वास, आस्था, यही मेरा बुलेट प्रूफ जैकेट है, यही मेरा 47 है, जिससे रक्षा करती है पब्लिक, हमारी रक्षा करती है। लेकिन हम लोग तो लगे हुए आग लगाने में, लगाते चलो, ये सोचकर ये आग हमारे घर थोड़ी आएगा। अब ये समझ में आ रहा है कि ऐसे एंकरों की अब खैर नहीं है। जिस अंदाज में रवीश अब हमला करना शुरू किया, ये तय मानिए कि आने वाले समय में रवीश कुमार जिस मिजाज के साथ मोदी को जब वो बकस नहीं पाए, इन एंकरों की क्या हैसियत है। और ये तय है कि जितने हैसियत वाले एंकर हैं जो दिन भर दंगे फैलाने की बात पर करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं, जितने भी हैं, उनसे कहीं लाखों लाख लोग रवीश कुमार के फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पर तो अब टिक नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी की आईटी सेल ने भी रवीश से हार मान ली है। वो अकेले लड़ते इस मुकाम तक पहुंच गया है जहां अब उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। जो टीआरपी होता है ना, देश का नंबर 1 एंकर सोशल मीडिया पर आज वही है। मिलियन में लोग रोज देखते हैं। किसी चैनल के एंकर को 1000 लोग देखे प्रोग्राम में, तो यही बहुत बड़ी बात है। 0.11 0.13 आता है टीआरपी, यहाँ मिलियन में टीआरपी आता है। एक दिन एक खबर जो है 30 लाख 40 लाख, कभी कभी लोग मिलियन में खबर रवीश कुमार को देखते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पर जो वार शुरू हुआ है विरोधी मीडिया को लेकर, और रवीश कुमार जिस बगावती तेवर में सामने आए हैं, अब चैनल के एंकरों की खैर नहीं है। सोशल मीडिया तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा।
क्योंकि कल जिस तरीके से ट्विटर वार शुरू हुआ, वो दोनों एंकर जिस अंदाज में भागे वहाँ से, वो देखने वाले थे। और आने वाले समय में ये सारे इस तरीके से मजहबी इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर, इस्लामिक कंट्री के नाम पर, इस्लामिक सोच के नाम पर जो चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखिएगा अब ऐसे लोगों की बैंड बजने वाली है। क्योंकि जब अब मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें आनी शुरू हो गई हैं, तो इन एंकरों की क्या बिसात है, इसकी क्या हैसियत क्या है। ऐसे में अभी एक का विकेट गिरा है। देखते रहिए 24 के इलेक्शन की घोषणा से पहले ये ऐसे तमाम एंकरों का सूरत आपको दूर दूर तक नहीं दिखाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।